चीन बॉर्डर तक अब सीधे पहुंचेंगे। पूरी दुनिया क्यों हैरान रह गई मोदी राज में भारत का शौर्य और साहस देखकर। 11,000 फीट पर -20 डिग्री में 14 किलोमीटर लंबाई वाला टनल मोदी ने कैसे एक तीर से तीन शिकार किया। बॉर्डर इंफ्रा मजबूत करने से क्यों कतराती थी नेहरू सरकार, अब मोदी क्यों बना रहे हैं दनादन सड़कें, ब्रिज और टनल। बंगाल बॉर्डर पर यह क्या हो रहा है, घुसपैठियों को बांग्लादेश ने कैसे वापस भारत में भगा दिया है। ममता बनर्जी को झटके पर झटका, पहले सांसदों ने साथ छोड़ा, अब सीआईडी कस रही है शिकत। आवाम की आवाज दबाने के लिए आसिम मुनीर कैसे बन गया जनरल डायर। जम्मू कश्मीर की साजिश वाला तीर पाकिस्तान को उल्टा लग गया। आज पीओजेके में ऐसा क्या हुआ, हर हाथ में पत्थर वाला गृह युद्ध क्यों छिड़ गया। और अंत में हमारा स्पेशल सेगमेंट, वो सवाल जो आपके दिमाग की बत्ती जला दे। कभी पानी पीने के लिए, कभी कुछ खाने के लिए, कभी दवाई खाने के लिए, तो कभी किसी काम और की वजह से न जाने कितनी बार आपने किसी बोतल का ढक्कन खोला हो। हर बोतल क्लॉकवाइज बंद होती है और एंटी क्लॉकवाइज खुलती है। ऐसा क्यों होता है, सोचा है कभी? दिन भर के रिवीजन के बाद न्यूज की पाठशाला में पहली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा चीन बॉर्डर तक अब सीधे पहुंचेंगे। पूरी दुनिया क्यों हैरान रह गई मोदी राज में भारत का शौर्य और साहस देखकर। 11,000 फीट पर -20 डिग्री में 14 किलोमीटर लंबी टनल मोदी ने कैसे एक तीर से तीन शिकार किया है। बॉर्डर इंफ्रा मजबूत करने से क्यों कतराती थी नेहरू की सरकार, अब मोदी क्यों बना रहे हैं दनादन सड़कें, ब्रिज और टनल। पिछले 12 साल में पीएम मोदी ने यह बार बार साबित किया कि वो जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। और आपने कई बार देखा नहीं है कि मोदी जो कहते हैं उसको पूरा करके दम लेते हैं, यानी कि जिसका वो उद्घाटन करने वाले हैं उससे पहले वो डेडलाइन तय कर लेते हैं कि उद्घाटन कब करना। और इसीलिए शिलान्यास के दिन ही वो बता देते हैं कि उसका उद्घाटन कब होने वाला है, वो काम पूरा कब होने वाला है। और यही मोदी की पहचान बन गई। चाहे लक्ष्य कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, चाहे नेचर साथ दे या ना दे, विपक्ष साथ दे या ना दे, दुनिया साथ दे ना दे, राष्ट्रहित में मोदी जो ठान लेते हैं वो करते हैं। वो देर सवेर कर ही मानते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने कह दिया और बात हवा हवा ही रहेगी। राष्ट्र सर्वोपरि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैसे रहा है, आज आपको बताने वाला। जम्मू कश्मीर से लद्दाख को जोड़ने वाले जोजिला का आज फाइनल ब्रेक थ्रू मोदी सरकार की इसी जिद का नतीजा है। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या है, इसे आसान तरीके से समझाऊंगा आपको और ग्राउंड रिपोर्ट भी आज आपको दिखाने वाला, क्योंकि यह कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए आज इस खबर की चर्चा पूरी दुनिया में है। और इस कामयाबी ने भारत के टनल इंजीनियरिंग को दुनिया के चुनिंदा देशों के साथ कैसे लाकर खड़ा कर दिया। भारत कैसे अग्रणी हो गया है और उस पंक्ति में खड़ा हो गया है जहां पहले कभी कोई सोच भी नहीं रहा था। आज यह भी आपको बताने वाला। 14 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल की खुदाई का काम आज पूरा हो गया और इसी के साथ भारत ने एक और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। मतलब ऐसा निर्माण जिस पर आप गर्व महसूस करेंगे। और यह कोई पहला मौका नहीं है जब भारत के 140 करोड़ लोग देश के किसी पहले वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पर नाज करें। पिछले 12 साल में मोदी सरकार ने ऐसे ऐसे निर्माण करके दे दिए देश को, जो दुनिया भर में, भर दुनिया में लंबे समय से इंतजार ही लोग कर रहे थे कि भाई ऐसा हो सकता है। सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सबसे बड़ा और सबसे अनोखी संरचना भारत ने बनाई। और इसीलिए हम कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा और सारे जहां से अच्छा हमारी ये संरचना है। आप देखिए कि मोदी सरकार ने दुनिया के सबसे लंबी सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल हाई एल्टीट्यूड रोड वाली जोजिला टनल बना दी। मोदी सरकार ने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाई। मोदी सरकार ने दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल बना दी है। और मोदी सरकार ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क चिनाब ब्रिज भी बना। मोदी सरकार ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटर बैरल उमलिंग ला सड़क भी बना दी। और मोदी सरकार ने सबसे ऊंचाई पर सबसे लंबा डबल लेन सेला टनल भी बना दिया। तो यह सब कमाल हो रहा है देश में, जो कभी कोई सोच भी नहीं रहा था, जिसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था। 12 साल में देश में ऐसा सब कुछ हो जाएगा, आपने सोचा था क्या कभी? आपको लग रहा था कि आने वाले 12 साल भारत के लिए इतने बेमिसाल होंगे और गर्व से आपका सीना चौड़ा होगा, क्योंकि भारत में जो काम हो रहा है उस पर दुनिया की नजर है और दुनिया सोच रही है कि भारत में यह सब क्या हो रहा है। यही नहीं, पिछले 12 साल में मोदी सरकार ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए उस पर पानी की तरह पैसा बहाया।
जबकि पिछली सरकारों में बॉर्डर इंफ्रा पर या तो बहुत कम ध्यान दिया गया या फिर नजरअंदाज कर दिया गया उसको। लेकिन मोदी सरकार ने चीन और पाकिस्तान के खतरों को समझते हुए यह तय किया कि हमारी सेना को बॉर्डर के आखिरी छोर तक बेरोक टोक सप्लाई मिले, जरूरत पड़ने पर तुरंत बैकअप पहुंच जाए। इसीलिए मोदी सरकार ने चुन चुनकर रणनीतिक महत्व वाले बॉर्डर प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करवाया। जोजिला टनल भी इसी सोच का हिस्सा है। इसकी पूरी डिटेल आज आपको बताने वाला हूं। पिछले साल 13 जनवरी को पीएम मोदी ने इसी जोजिला टनल प्रोजेक्ट के एक हिस्से का उद्घाटन किया था। मोदी ने उस वक्त जेड मोड टनल का उद्घाटन किया था और उस वक्त जोजिला टनल का 14 किलोमीटर का काफी हिस्सा अधूरा था। लेकिन 1200 कामगारों और इंजीनियरों की टीम ने दिन रात काम करके, मेहनत करके आज फाइनल ब्रेक थ्रू कर दिया, यानी इस टनल की खुदाई का काम पूरा कर दिया है। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है टनल के दो सिरों को आपस में जोड़ना। इसे आप ऐसे समझिए कि जब किसी पहाड़ के नीचे से कोई टनल उसके आर पार बनाई जाती है तो उस टनल की खुदाई पहाड़ के दोनों सिरों से की जाती है ताकि टनल की खुदाई का काम आधे वक्त में हो जाए। इस तरह से दो टीमों को दो तरफ से टनल की खुदाई के काम में लगाया जाता है। बीचों बीच ये दोनों जब एक जगह पर आकर मिल जाते हैं और आखिरी पड़ाव पर दोनों मिल जाते हैं, टकराते हैं, तो यह काम बन जाता है और इस तरह से टनल की खुदाई का काम पूरा हो जाता है। आज 14 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल में भी यही हुआ बॉस। दोनों तरफ से खुदाई करते हुए टीम उस मिड पॉइंट पर पहुंच चुकी थी जहां आखिरी चट्टान को तोड़ा जाना बाकी था। आज इसी चट्टान को ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया और उसके बाद इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे दोनों तरफ की टीमें आपस में मिल गई और दोनों टीमों ने ताली बजाकर एक दूसरे का स्वागत किया। अब देखिए ये वो टनल है जो अब तैयार हो गया है और बीच में आपको मलबा दिखाई दे रहा है। इसी पॉइंट पर आकर दोनों तरफ की टीमें मिली और आखिरकार ये बीच में जो पहाड़ का हिस्सा था टनल के लिए उसको उड़ा दिया गया, उसको विस्फोट करके तोड़ा गया। उसके बाद की तस्वीर आप देखिए और फिर जब दोनों तरफ की टीमें एक दूसरे को देखती हैं तो आपस में ताली बजाकर एक दूसरे का स्वागत करते हैं और जश्न मनाते हैं क्योंकि यह काम अब उन्होंने पूरा कर लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों तरफ से अलग अलग टीमें लगातार खुदाई करते हुए एक दूसरे की तरफ बढ़ रही होती हैं और एक मिड पॉइंट तय किया जाता है जहां पर आकर दोनों तरफ की टीमें मिलती हैं और काम पूरा हो जाता है। तो ये देखिए ये काम पूरा हो गया है। जोजिला टनल में आखिरी ब्रेक थ्रू से टनल के दोनों सिरे आपस में तो मिल गए हैं, लेकिन अभी भी इस टनल को पूरा होने में 2 साल का वक्त लग सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी इंजीनियरिंग, टनल की इंटरनल लाइनिंग, बिजली व्यवस्था, वेंटिलेशन सिस्टम का काम करेंगे और उसके बाद सेफ्टी सिस्टम लगाया जाएगा और अंत में टनल की फिनिशिंग का काम होना है। इस सभी जरूरी कामों के पूरा होने के बाद ही सुरंग को आवाजाही के लिए खोला जाएगा। हालांकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस टनल को बनाने वाली टीम को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए। इस ऐतिहासिक मौके पर आज नितिन गडकरी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जोजिला टनल पहुंचे हुए। आप देखिए तस्वीरों में ये दोनों नेता वहां पहुंचे हुए थे जब ब्रेक थ्रू का यह काम चल रहा था। नितिन गडकरी ने ही आखिरी ब्रेक थ्रू का बटन दबाया। उन्होंने जोजिला टनल प्रोजेक्ट की स्टेटस रिपोर्ट ली और इसे भारत के लिए गर्व वाला पल बताया। नितिन गडकरी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जोजिला टनल की खुदाई करना कोई आसान काम नहीं था बॉस। -20 डिग्री टेम्परेचर में जब हाथ पांव ठिठुर रहे होते हैं, काम नहीं कर रहे होते। आप सोचिए कि -20 डिग्री, यहां आप भारत में जिस इलाके में भी रहते हैं और वहां अगर 18 और 20 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, उससे नीचे टेम्परेचर चला जाए तो आप एकदम कांपने लगते हैं। और -20 डिग्री में सोचिए कि ये लोग हथौड़ा चला रहे थे, ये लोग काम कर रहे थे और उस माहौल में 1200 कुशल कारीगरों 9 साल तक दिन रात काम किया है इन्होंने और नेचर से युद्ध लड़ा है एक तरीके का इन्होंने बॉस। जान जोखिम में डालकर पहाड़ के 1 किलोमीटर नीचे हिमालय का सीना चीरकर 14 किलोमीटर लंबी टनल बना डाली। जोजिला टनल दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली जगह पर बनाई गई है और सबसे लंबी टनल है और इसीलिए गडकरी से भारत के लिए गर्व की बात कह रहे हैं। सोनमर्ग से मिनी मार्ग तक जोजिला टनल प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 31 किलोमीटर। जोजिला टनल बनाने के बाद इस रास्ते को पार करने में सिर्फ 15 मिनट का वक्त लगेगा, जबकि पहले 3.5 से 4 घंटे का वक्त लगता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जम्मू कश्मीर से लद्दाख जाने के लिए 6 महीने का इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। टनल बनने के बाद दोनों राज्यों के बीच 12 महीने आवाजाही जारी रहेगी।
आप किसी भी मौसम में रुकना नहीं पसंद करेंगे। आपको जब मन करेगा अपनी गाड़ी उठाएंगे और निकल लेंगे। जब मन करेगा आप लद्दाख जा सकते हैं बॉस। आपको इंतजार नहीं होगा कि बर्फबारी रुक जाए, जो बर्फ पड़ी है वो हट जाए, रास्ता खुल जाए, रास्ता साफ हो जाए। नहीं, अब आप टनल से सीधे 15 मिनट में रास्ता क्रॉस कर देंगे 31 किलोमीटर। सुनिए कि नितिन गडकरी ने जोजिला टनल के बारे में क्या कहा है। आज का दिन भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास का सुनहरा दिन है, क्योंकि ये टनल जो है 14 किलोमीटर लंबी है, स्टेट ऑफ आर्ट है। और अभी मुझे बताया गया कि ये 14 किलोमीटर हम लोग एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल कह रहे थे, पर वर्ल्ड के इतिहास में भी ये नंबर 1 पर जाएगा, ये जान गई। ऐसा है कि मैंने ये सुझाव दिया, इसमें खूब नई नई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास की यूज हुई है। ये सब डिटेल में भी आ नहीं पाया है, तो मैंने कहा कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद यहाँ हरपाल सिंह जो है उनको कहा कि आप सबको ले जाए और अंदर में जाकर आपको टेक्निकली पूरा समझाए। और ये मुझे लगता है कि अब ये काम फास्ट करने का है। जोजिला टनल का निर्माण दुनिया के सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट में से एक है, क्योंकि यह टनल उस इलाके से होकर गुजरती है जो दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा इलाका माना जाता है। यहां टेंपरेचर -60 डिग्री तक गिर जाता है। द्रास से पहले रूस के साइबेरियाई शहर ओयम्याकोन को दुनिया का सबसे ठंडा इलाका समझा जाता है। द्रास को लद्दाख का ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है। अब सोचिए कि ऐसी जगह जहां बोतल का पानी जमीन पर गिरने से पहले ही जम जाता है, उस जगह पर टनल की खुदाई करने का काम कितना जोखिम भरा और कितना चैलेंजिंग, कितना मुश्किल भरा रहा। लेकिन हमारे जवानों ने वो करके दिखा दिया, हमारे देश के बहादुरों ने वो करके दिखा दिया, हमारे देश के मेहनतकशों ने वो करके दिखा दिया। लेकिन मोदी सरकार के बुलंद इरादे देखिए कि 1200 जाबाज कुशल कारीगरों की मेहनत रंग लेकर आई और इस असंभव से लगने वाले काम को संभव करके दिखा दिया उन्होंने। जोजिला टनल से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए, जिसमें हमारे सहयोगी साहिल सुहेल इस प्रोजेक्ट को मैप के जरिए आपको समझाएंगे। सबसे पहले आप इस बोर्ड पे नजर डालिए। ये पूरा जोजिला टनल प्रोजेक्ट का लेआउट है। स्टार्टिंग पॉइंट आपका जो है वो श्रीनगर से है, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, और श्रीनगर से शुरुआत होके नेशनल हाईवे 1 और कई सारी टनल्स इसमें बनाई गई हैं। सबसे पहली टनल जो है वो ये है। ये टनल जो है वो नीलगर के लोकेशन पे बनाई गई है, सोनमर्ग से कुछ किलोमीटर पहले। उसके बाद टनल सेकंड बनाई गई है। ये भी ट्विन ट्यूब है, यानी इसमें आने जाने के लिए 2 ट्यूब्स बनाए गए हैं। और फिर इससे यानी सोनमर्ग से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। यहाँ पे आप जो देखेंगे बीच में रोड है और बीच में टनल है। इसे कट एंड कवर कहा जाता है। ये ऐसी जगहों पर इस तरह के कट एंड कवर बनाए गए हैं, टनल्स बनाई गई हैं, छोटी छोटी टनल्स बनाई गई हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। तो इसीलिए कट एंड कवर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 कट एंड कवर टनल्स बनाई गई हैं, ताकि रोड की सेफ्टी हो और ऑल वेदर कनेक्टिविटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को जो है प्रदान होगी। इसके साथ साथ आपको, जैसे आप ये क्रॉस करेंगे तो आपको यहाँ पे स्नो गैलरी मिलेगी। ये स्नो गैलरी ऐसे कट एंड कवर एरियाज़ है जहाँ पे विंडोज़ बनाई गई है, यानी आप अपनी गाड़ी रोक कर बाहर जो बर्फबारी होती है ख़ासतौर पर सर्दियों में, उसका मज़ा ले सकते हैं। और उसके बाद शुरू होती है जोजिला टनल। ये जोजिला टनल का वेस्टर्न ये है पोर्टल है, यानी यहाँ से जोजिला टनल की शुरुआत होती है और फिर यहाँ जाके जोजिला ईस्ट पॉइंट पर जो है वो ख़त्म होती है। यानी ये सोनमर्ग से शुरू होती है और यानी बालतल से शुरू होती हैं और बालतल के बाद नीना मार्ग जो कि करगिल में है यहाँ तक पहुँचती है। इस टनल की लंबाई जो है वो 13 किलोमीटर है और इसमें कई ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिससे सेफ्टी और जो सिक्योरिटी है वो सुनिश्चित होती है। आज जिस वक्त जोजिला टनल में आखिरी ब्रेक थ्रू का काम चल रहा था, उस वक्त सोशल मीडिया पर एक ईरानी इंजीनियर यूसुफ रहीमाबादी की बातें वायरल हो रही। टनल इंजीनियर यूसुफ जोजिला टनल प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। उन्हें टनलिंग में 30 साल का अनुभव है। आज जब गडकरी ने ब्रेक थ्रू का बटन दबाया
तो यूसुफ खुशी से झूम उठे। देखिए कि कैसे झूम रहे हैं वो खुशी से। अब देखिए एक बार जो तस्वीर उनकी वायरल हो रही है, जो उनकी बातें चल रही हैं, ये देखिए कैसे उनके चेहरे पर मुस्कान है और वो जो बातें बता रहे हैं वो वायरल है बॉस। उन्हें लगा कि उनके साथ काम करने वाले 1200 जाबाजों की मेहनत रंग लाई और टनल की खुदाई का काम पूरा हो गया। सुनिए कि ईरानी इंजीनियर यूसुफ ने जोजिला टनल के बारे में क्या कुछ बताया है। I am proud of it. I can say that I am proud that this project actually you can say 80% of the project has been finished, and then remaining 20% may take 2.5 years to complete for the total submission. But anyhow, breakthrough is a major event for the tunnel, and we are happy that under the system of NATM we could manage for executing these projects. Remaining nearing 2.5 years is there for the opening of this tunnel, totally giving. आप देखिए आज भारत चीन और पाकिस्तान से सटे बॉर्डर इलाकों में तेजी से सड़कें बना रही, पुल बना रही और सुरंगें खोद रही। यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि चीन और पाकिस्तान से युद्ध की आपात स्थिति में सेना को सप्लाई और बैकअप पहुंचाने में कोई दिक्कत न हो। खासकर मोदी सरकार ने बॉर्डर इंफ्रा को मजबूत करने में पूरा जोर लगा दिया है। लेकिन नेहरू सरकार की यह गलती आप आज तक भुगत रहे होंगे कि कैसे पहले के जमाने में जब इनकी सरकारें थी तब उस वक्त इस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। नेहरू की सरकार ने यही गलती की थी। नेहरू सरकार में रक्षा मंत्री वीके कृष्णा मेनन चीन को भारत के लिए खतरा नहीं मानते। उनका मानना था कि चीन भारत पर कभी हमला नहीं करेगा। वो मानते थे कि भारत और चीन के बीच में हिमालय की जो दीवार है वो चीन को हमला करने से रोक दे। लेकिन मेनन का यह भ्रम 1962 में चीन के हमले के बाद टूट गया। उस वक्त चीन से सटे बॉर्डर पर भारत का बुनियादी ढांचा काफी कमजोर था। सड़कें, पुल, लॉजिस्टिक बेहद कमजोर थी। चीन के हमले के बाद फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई गई और दशकों तक हमारी सेना सड़क और पुलों को अभाव झेलती रही उसका, जिसे अब मोदी सरकार ने तेजी से बनाने में और उसमें जुट जाने में भलाई समझी। आप देखिए कि 2014 से अब तक बॉर्डर पर 4595 किलोमीटर से ज्यादा रणनीतिक सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। 2014 में जब मोदी की सरकार आई तब बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बजट 3000 करोड़ रुपए का था, जिसे मोदी सरकार ने बढ़ाकर 18,700 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। इस भारी भरकम बजट से बॉर्डर के दुर्गम इलाकों में रिकॉर्ड समय में सड़कें, सुरंगें और एयरफील्ड बनाकर भारत की सीमाओं को अभेद्य और सुरक्षित किले में तब्दील कर दिया गया। बीआरओ ने बीते 12 सालों में 1100 से ज्यादा रणनीतिक पुल बनाए हैं ताकि सेना बॉर्डर तक जल्दी पहुंच सके। अटल टनल, सेला टनल, श्योक टनल, लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर रोड, लद्दाख में न्योमा एयरफील्ड और एलएसी के पास डारबुक श्योक डीबीओ रोड जैसे प्रोजेक्ट को पूरा करके मोदी सरकार ने चीन के माथे पर भी पसीना ला दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत से सटी सीमा पर चीन अपने इलाके में सालों से सड़कें, पुल और बुनियादी ढांचों को तेजी से डेवलप कर रहा है और इधर भारत की तरफ से उस रफ्तार से बॉर्डर इंफ्रा नहीं बनाया जा रहा। लेकिन 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद बॉर्डर इंफ्रा के निर्माण में गजब की तेजी आई और यही चीन और पाकिस्तान की परेशानी बहुत बड़ा कारण रहा। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, जिसमें आपको बताऊंगा बंगाल बॉर्डर पर यह क्या हो रहा है, घुसपैठियों को बांग्लादेश ने कैसे वापस भारत में भगा दिया, ममता बनर्जी को झटके पे झटका, पहले सांसदों ने साथ छोड़ा, अब सीआईडी कस रही है शिकंजा। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार को बने 1 महीने 5 दिन हुए हैं और इतने कम समय में ऐसा एक्शन हो रहा है कि पूरे बंगाल में भगदड़ मच गई। आप देखिए कि एक तरफ ममता बनर्जी के सांसद विधायक उनका साथ छोड़कर भाग रहे हैं, टीएमसी के नेता अपना अपना इलाका छोड़कर भाग रहे हैं, अवैध बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं। यह सब चल रहा है। चुनाव में निराशाजनक हार के बाद अब ममता बनर्जी के सामने एक नहीं बल्कि कई मुश्किलें और 3 चुनौतियां खड़ी। पहली चुनौती तो अपनी पार्टी को बचाने की है। विधायकों के बाद अब सांसदों ने सिर्फ बगावत नहीं की है बल्कि पार्टी के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए। लेकिन जिस वजह से ममता की पार्टी में फूट पड़ी, ममता बनर्जी अभी उसी गले से लगाए फिर रहे, उसी को अभी तक गले से उतारने माला की तरह पहन के चल रहे हैं। अभिषेक बनर्जी का पार्टी में खुलकर विरोध हो रहा है। हर विद्रोही नेता अभिषेक बनर्जी पर हमलावर है। अब तो आपने भतीजे की वजह से, जो उनका भतीजा है अभिषेक बनर्जी, उसकी वजह से ममता बनर्जी सीआईडी के निशाने पर भी आ गई। लेकिन ममता बनर्जी समझने को तैयार नहीं है अभी।
उधर जनता में टीएमसी के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ है, सड़क पर दिखाई दे रहा है ये गुस्सा। कटमनी और टोलाबाजी के परेशान जो लोग हैं वो जनता खुद ही अब हिसाब किताब करने पर उतारू हो गई है। जहां भी टीएमसी के नेता दिखाई देते हैं अंडे मार रहे हैं, कहीं गोबर फेंक रहे हैं, कहीं चप्पल फेंक रहे हैं। डर इतना है कि अब तो टीएमसी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो घर से निकलने से भी डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी का सबसे बड़ा नकाब तो अवैध बांग्लादेशियों ने ही उतार दिया है। अभी तक ममता बनर्जी जिन्हें घुसपैठियां मानने को तैयार नहीं थी, वही घुसपैठिए अपने पेपर दिखाकर कह रहे हैं कि हमें बांग्लादेश वापस जाना। इधर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर यह हालत है कि सिर्फ उटव्वल हो रही है। बीएसएफ जिन अवैध बांग्लादेशियों को बॉर्डर के पार छोड़कर आ रही है, बांग्लादेश उन घुसपैठियों को अपना मानने से ही इनकार कर रहा है। कई बांग्लादेशी परिवारों को बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने वापस भेज दिया है, जिसके बाद भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बन गई। पश्चिम बंगाल में पॉलिटिक्स से लेकर बांग्लादेशी घुसपैठियों में कैसे भगदड़ मची हुई है यह आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक ट्रेलर दें तो देखिए कि पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है और ममता बनर्जी का क्या होगा, उनकी पार्टी का क्या होगा, यह अभी भविष्य के गर्भ में। लेकिन जो हो रहा है ना बॉस, वो ममता बनर्जी के भविष्य को ठीक से बता नहीं पा रहा। ममता बनर्जी की पार्टी में हाय तौबा मची हुई है, ये मुश्किलें भी उन्हें खुद ही खड़ी मिल रही और ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद ही खड़ी कर ली है मुश्किल। अब जो उनके भतीजे ने किया उसका खामियाजा ममता बनर्जी को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन जो जख्म उन्हें बंगाल को दिया था उसका हिसाब अब शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगता है। शुभेंदु अधिकारी अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ फुल एक्शन में हैं, तो पिछले 15 साल से बंगाल में रह रहे घुसपैठिए अपने कागजात लेकर बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंचे, लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर पर अब अलग ही बवाल मच रहा है। बीएसएफ ने 5000 अवैध बांग्लादेशियों को उनके देश भेजा, तो अब बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड एक्टिव हो गए हैं। बांग्लादेश अपने ही देश के लोगों को वापस लेकर उन्हें कह रहे हैं कि हमारे लोग हैं ही नहीं, हम इनको रखेंगे ही नहीं, कि जहां से आए वहीं जाएं, मतलब वापस भारत भेज रहे हैं। बीजीबी ने करीब 17 बांग्लादेशी लोगों को वापस बॉर्डर पर लाकर छोड़ दिया। इन लोगों में महिलाएं और बच्चे भी हैं। यह ड्रामा 3 दिनों से चल रहा है। इस दौरान बीजीबी के जवान स्थानीय लोगों के साथ वहां पर पहुंच गए, क्योंकि बीजीबी किसी भी हाल में बीएसएफ के खिलाफ सीधी कार्रवाई तो कर नहीं सकती है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने दबाव बनाना शुरू किया, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने कोई ढिलाई नहीं बरती, कोई दबाव नहीं माना और इस दौरान बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड और बीएसएफ के अधिकारियों के बीच बहस भी हुई। सुनिए कि बांग्लादेशी अधिकारी ये तो मान रहे हैं कि ये लोग बांग्लादेशी हैं, लेकिन अपने ही देश में घुसने से साफ इनकार कर। आप सोचिए कि बांग्लादेश ऐसा देश है जो अपने ही लोगों की वापसी का विरोध कर रहा है, और जो बांग्लादेशी अपने घर वापस लौट रहे हैं उन्हें अपने देश में घुसने ही नहीं दे। बांग्लादेश का आरोप है कि भारत की तरफ से अवैध बांग्लादेशियों को पुश इन किया जा रहा है, यानी कि जबरदस्ती बांग्लादेश में धकेला जा रहा है। बीजीबी का दावा है कि पिछले 24 घंटे में बीएसएफ की तरफ से ऐसी 10 कोशिशें रोकी गई, जिसके बाद बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी। यह तब हुआ है जब 29 मई को बंगाल की एजेंसियों ने 386 संदिग्ध अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया था। वहीं बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा इस्लाम ने भी चेतावनी दी थी कि किसी भी व्यक्ति को एक तरफा तरीके से सीमा में धकेलने की कोशिश तनाव बढ़ा सकती है। यह पूरा ड्रामा 3 दिनों तक चलता रहा और इस दौरान 17 बांग्लादेशी जिन्हें भारत से डिपोर्ट किया गया था, ये सभी लोग बॉर्डर पर नो मेंस लैंड में बैठ गए। भूखे प्यासे लोगों को बांग्लादेश ने लेने से साफ इनकार कर दिया। बीएसएफ के जवान इन्हें अपने साथ ले आए, अब इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया। बॉर्डर पर बढ़ते तनाव के बाद दोनों देशों की बॉर्डर गार्ड फोर्स के बीच बैठक हो रही है। बीजीबी के डीजी मेजर जनरल मोहम्मद अशरफू 15 सदस्यीय दल के साथ दिल्ली में है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में भारत की तरफ से घुसपैठ, तस्करी, मवेशियों की चोरी के मुद्दे रखे जाएंगे। इसके अलावा बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने की समस्या पर भी बात की जाएगी। बीएसएफ के जवानों पर होने वाले हमलों का भी चर्चा होगा, बातचीत होगी इस पर भी, और इसमें भी सबसे अहम बांग्लादेशी घुसपैठियों को उनके वतन भेजने वाला मुद्दा हो। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जल्द ही इस मामले का निपटारा कर लिया जाएगा। सुनिए। अगर वो अवैध रूप से रह रहा है तो उसके पीछे उस पर कार्रवाई करने के लिए हमारे पास जो अपने कानून है उसके तहत उस पर कार्रवाई होगी। जहाँ तक बात रही जो आपने कहा कि कुछ लोग नो मैंस लैंड में है, शायद इसका जिक्र कर रहे थे आप, तो दोनों पक्षों के बीच में बातचीत चल रही है और ये बातचीत के दौरान शायद इस पर कुछ चर्चा होगी। जिस तरह से भारत में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, उसके बाद तो बांग्लादेश में कोहराम मचा हुआ है। अभी तक
तो यह हाल था कि यहां फेंसिंग नहीं थी, वहां से भारत में चले आना आम बात थी, लोग आ जाते थे, ऐसे घुस जाते थे। लेकिन अब ऐसा करने पर बीएसएफ दौड़ाकर उन्हें भगा रही, बीएसएफ के जवान उनको दौड़ा ले रहे। देखिए, जब कूच बिहार में बीएसएफ के जवानों ने अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाई तो कैसे बांग्लादेश की तरफ रहने वाले लोग लाठी डंडे लेकर पहुंचे। उन्हें लग रहा है कि बीएसएफ वाले गोली तो नहीं चलाएंगे, लेकिन भाई अब वक्त बदल गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ नॉन टॉलरेंस वाली पॉलिसी चल रही है देश में। अगर कोई बदमाशी करने की कोशिश करेगा तो इनको आजादी है, इनको तो बोला गया है कि गोली गिरने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, पहले तो यह हाल था कि नदी के उस पार बांग्लादेश था, जहां से घुसपैठ करना इतना आसान था जैसे कहीं घूमने जा रहे हैं। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। शुभेंदु अधिकारी ने सरकार बनाने के बाद जो सबसे पहला कदम उठाया, उसमें बीएसएफ को जमीन सौंपने का ऑर्डर दिया गया। उसके बाद सिलीगुड़ी सब डिवीजन के फांसी देवा इलाके में फेंसिंग लगाने का काम शुरू कर दिया। हालांकि अभी पूरे बॉर्डर पर फेंसिंग होने में समय लगेगा। आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के साथ लगने वाला बॉर्डर 2217 किलोमीटर, जहां 1647 किलोमीटर से अधिक हिस्से पर फेंसिंग लगाई जा चुकी, जबकि करीब 570 किलोमीटर सीमा पर बाड़बंदी नहीं हुई। इसमें 456 किलोमीटर में फेंसिंग संभव है, जबकि 112 किलोमीटर में फेंसिंग नहीं हो सकती। ये दलदला इलाका जहां फेंसिंग नहीं किया जा सकता, वहां ज्यादातर इलाका नदियों वाला है और इसीलिए वो दलदला इलाका। अवैध घुसपैठियों का इलाज तो तभी से शुरू हो गया था जब बंगाल में एसआईआर शुरू हुआ था। उसी वक्त हजारों अवैध बांग्लादेशियों ने वापसी की राह पकड़ ली थी। ये तस्वीरें देखिए आप, सितंबर 2025 की है, जब एसआईआर के बाद बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों की भीड़ जुट रही। लेकिन फाइनली इलाज तब शुरू हुआ इसका जब उत्तर 24 परगना के हकीमपुर बॉर्डर पर रोज 300 अवैध घुसपैठी पहुंचने लगे, जहां पर वो अपने बांग्लादेश वाले कागजात भी दिखाने लग गए कि बोले देखिए हम बांग्लादेशी हैं भाई, हमको प्यार से उधर छोड़ कर आई, हमको जेल में मत डालिएगा, हमको डिटेंशन सेंटर में नहीं डालिए, हमको उधर छोड़ आई। लेकिन इन सभी लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा गया और फिर इनको डिपोर्ट करने का काम शुरू हुआ और बांग्लादेश वापस जाने का इंतजार ये जो लोग कर रहे थे, उनका कुछ लोगों का इंतजार खत्म हो गया, लेकिन कुछ लोगों को बांग्लादेश ने लेने से इनकार कर दिया और इसी पर अब विवाद हो गया। आप देखिए कि इस बार बंगाल में अवैध घुसपैठियों का परमानेंट इलाज किया जा रहा है। जो लोग खुद से बांग्लादेश भाग रहे हैं उन्हें सुविधा दी जा रही है और जो लोग अभी भी सामने नहीं आ रहे हैं उनकी धरपकड़ की जा रही है, उनको तलाशा जा रहा है और बस मिलेंगे ना तो उठा के बॉर्डर के उस पार फेंक कर आया जाए। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के लिए 11 होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं को यहां रखा जा रहा है। इन 11 होल्डिंग सेंटर्स में फिलहाल करीब 1000 घुसपैठियों को रखा गया। यहां 24 घंटे पुलिस तैनात है और सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है, जहां उन्हें खाना, डॉक्टर और बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने भी साफ कर दिया है कि पिछले सरकारों ने वोट बैंक के लिए बंगाल की डेमोग्राफी से खिलवाड़ किया था, अब उसे सुधारा जाएगा। आप देखिए कि फेंसिंग नहीं होने की वजह से सिर्फ बॉर्डर पार से घुसपैठ ही नहीं हो रही थी, बल्कि तस्करों के लिए तो यह स्वर्ग जैसा था। भारत से बांग्लादेश की ओर गाय भैंसों के बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही। रिपोर्ट के मुताबिक करीब $500 मिलियन का तस्करी नेटवर्क चल रहा है। रात के समय नदियों, जंगलों या खुले इलाकों से जानवर लाए और ले जाए जाते हैं। इसके अलावा गांजा, हेरोइन, फार्मा ड्रग्स की तस्करी सीमा पार से हो रही है। पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी संगठनों के लिए हथियारों की तस्करी का भी यही रास्ता था। बांग्लादेश के रास्ते नकली नोटों का बड़ा सिंडिकेट यहां पहुंच रहा था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स की तस्करी भी यहां पर होती थी। ममता बनर्जी ने सत्ता में बने रहने के लिए कई हथकंडे अपनाए। अब न सिर्फ उनकी पोल खुल रही है, बल्कि उसका इलाज भी हो रहा है। आज ममता बनर्जी एक और मुसीबत में फंस गई। ममता बनर्जी के घर पर आज सीआईडी की टीम पहुंच गई। बताया जा रहा है कि काफी मशक्कत के बाद सीआईडी की टीम उनके घर में घुस पाई। सीआईडी की टीम ने ममता बनर्जी के घर के पास बने टीएमसी के दफ्तर में भी छानबीन। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी के कैमिक स्ट्रीट स्थित कार्यालय में भी छापेमारी आज हुई। बताया जा रहा है कि पूरा मामला जाली हस्ताक्षर का है, जिसमें अब ममता बनर्जी भी फंसती हुई नजर आ रही है। आप देखिए कि टीएमसी की सरकार 15 साल तक पश्चिम बंगाल में रही। टीएमसी ने इन 15 सालों में क्या कमाया? टीएमसी के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी आज एयरपोर्ट पर पहुंचे तो आम जनता ने हूटिंग शुरू कर दी। लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, चोर चोर के नारे लगा दिए।
इसके बाद कल्याण बनर्जी भी जनता से उलझ गए। इनके साथ तो हूटिंग हो रही है। जय श्री राम के नारे इनके सामने लोग लगा रहे हैं, चोर चोर के नारे लगा रहे हैं। लेकिन टीएमसी के उन नेताओं से पूछ लीजिए जो अपने घर से नहीं निकल पा रहे, घबरा रहे हैं कि निकलेंगे तो कहीं जनता पकड़ ना ले। हालांकि आपको बता दें कि इस दौरान कल्याण बनर्जी ने एयरपोर्ट के कर्मचारियों से भी झगड़ा कर लिया। सुनिए कैसे बहस हुई उनके बीच। Comment. I'm not commenting. Then why you are commenting? I'm not. No, you comment. I'm not. Come to the press. Come to the press. Why you are passing comment? I'm not commenting. CIFF. I'm not commenting. Oh yes, you are. I'm not commenting. আপনি কমেন্ট করছেন কেন? আপনি কমেন্ট করবেন না সব শুনেছি। শুনুন কমেন্ট করবেন না, অত ভিড় নন আপনারা। আপনি কোন কমেন্ট করবেন আপনি? Comment. I'm not commenting. Then why you are commenting? I'm not. No, you comment. I'm not. Come to the press. Come to the press. Why you are passing comment? I'm not commenting. CIFF. I'm not commenting. Oh yes, you are. I'm not commenting. আপনি কমেন্ট করছেন কেন? আপনি কমেন্ট করবেন না সব শুনেছি। শুনুন কমেন্ট করবেন না, অত ভিড় নন আপনারা। ये टीएमसी के नेता है, खिसियाकर जनता से भिड़ जा रहे हैं, कभी कभी एयरपोर्ट पर कर्मचारियों से भिड़ जा रहे हैं। लेकिन ये नहीं सोच पा रहे कि 15 साल में इन्होंने क्या बोया और कब अब क्या काट रहे हैं। इन्होंने क्या किया होगा पश्चिम बंगाल में। आप सोचिए कि इनको दौड़ाया जा रहा है, इनको हूट किया जा रहा है, पकड़ पकड़ कर लोग इनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं का हाल है। बंगाल में अभी टीएमसी नेताओं की यह हालत कई जगहों पर दिखाई दे रही है और कई जगहों से ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो हैरान भी कर रही हैं। उधर टीएमसी नेता कीर्ति आजाद कह रहे हैं कि कोई पिटाई करेगा तो हम उसका साथ देंगे। सुनिए कि कीर्ति आजाद ने क्या कह दिया। और तृणमूल के कार्यकर्ता अगर तुम्हारे क्षेत्र में मार खाएंगे तो ये कल्याण दा है, इनके नेतृत्व हम वहां जाएंगे, उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि गद्दारी नहीं करते। और तृणमूल के कार्यकर्ता अगर तुम्हारे क्षेत्र में मार खाएंगे तो ये कल्याण दा है, इनके नेतृत्व हम वहां जाएंगे, उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि गद्दारी नहीं करते। कीर्ति आजाद अभी भी अपने कार्यकर्ताओं में सिर्फ हवा ही भर रहे हैं, क्योंकि जमीनी हालात तो इससे अलग है बॉस। आज टीएमसी नेता सब्यसाची दत्ता पर अंडे और टमाटर से लोगों ने हमला कर, पुलिस ने उन्हें पीटने से बचा लिया। लोग तो पकड़ लिए थे, देखिए कैसे लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन पुलिस ने पीटने से बचा लिया। यह हालत पूरे बंगाल में। जो भी नेता कटमनी और टोलाबाजी में लिप्त था उसका हाल यही हो रहा है कमोबेश। यह हालत है पश्चिम बंगाल। मतलब आप सोचिए कि ये नेता जाकर वोट मांगते थे और आज वही जनता इनको दौड़ा रही है। टीएमसी नेताओं का ऐसा विरोध ऊपर तक हो रहा है। अब तो पार्टी के विधायक और सांसदों ने भी किनारा करना शुरू कर दिया है। लेकिन जो लोग ममता बनर्जी के साथ हैं वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वालों ने पीठ में छुरा भोंका है। सुनिए कि कीर्ति आजाद ने क्या कहा। इनसे कहा गया तुम ममता बनर्जी के खिलाफ में बोलो, उन्होंने बोला सवाल नहीं पैदा हो, ममता बनर्जी के खिलाफ में बोलेंगे। तो उन्होंने कहा तो अभिषेक बनर्जी बोला उसके खिलाफ में भी कैसे बोलेंगे, नहीं बोल सकते। अब डरे तो सारे थे, ईडी सीबीआई घर में पुलिस लगी हुई है, कुछ माल लेकर के खुश हो गए हैं। ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया सत्ता हाथ में, अमित शाह का ऑपरेशन चल रहा हो, ऑपरेशन लोटस, उसमें माल भी मिल रहा हो, कुछ लोग को डराया धमकाया जा रहा हो, ऐसी परिस्थिति चल रही हो। क्या होगा अब आगे टीएमसी में? क्या हमारे लिए तो 28 के 28 हैं, जाए ना रेबेल, जाते हैं जाएं। गद्दारों का क्या है, पता लगता है, पीठ में चूरा भोगते हैं। हमको ज़बरदस्ती हराया गया तो आज तुम्हारे हाथ से तुम्हें सत्ता जा रही है, तुमको तो सत्ता चाहिए। काकोली क्यों हटी? क्योंकि उसको चीफ विप से हटाया गया, मुख्य सचेतक, उसको वो चाहिए था। और काकोली का तो अभी वीडियो देख रहा था, 5 लाख रुपए लेते पकड़ी गई थी। क्या भ्रष्टाचार की बात कर रही है वो। अब कांग्रेस कह रही है कि ममता बनर्जी ने जो काम कांग्रेस के साथ किया था वही उनके साथ हो रहा है। सुनिए अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं। ममता बनर्जी तो हमारे पार्टी तोड़ने के समय हमारे पार्टी की तरफ से जो भाग रहे थे उस समय उनका एक नारा था कि मैं
विकास के लिए, तरक्की के लिए कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं टीएमसी में, क्योंकि ममता बनर्जी अकेले है जो तरक्की कर सकते, जो उन्नयन, मतलब बंगाल में कहते हैं उन्नयन कर सकते, जो विकास कर सकते। वो एक ही नारा यहाँ लगाते हैं, यहाँ आके या एक जोर दिए हैं कि नेशनल सिक्योरिटी की, जातीय सुरक्षा की भी हमें ध्यान देना चाहिए, एक अलग से मुद्दा लगा दिया। लेकिन ये पुराने मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी जब तोड़ता था तो ये सिखा देते थे कि कह दो कि सारे विकास के लिए भाग रहे हैं, वो ही यहाँ डुप्लीकेट हो रहे हैं, नकली हो रहे हैं। पाठशाला में अब जंग के मैदान बन चुके पीओजेके का चैप्टर। आवाम की आवाज दबाने के लिए आसिफ मुनीर कैसे बन गया जनरल डायर। जम्मू कश्मीर की साजिश वाला तीर पाकिस्तान को उल्टा लग गया। आज पीओजेके में ऐसा क्या हुआ, हर हाथ में पत्थर वाला गृह युद्ध क्यों छिड़ गया है। और एक मशहूर कहावत है, आपने सुनी होगी कि बार बार डराने से एक दिन डर खत्म हो जाता है। आज पीओजेके में यही हुआ। यहां के लोगों के मन से शहबाज सरकार और मुनीर फोर्स का डर खत्म हो गया और पूरी तरीके से खत्म हो गया। ये लोग पाकिस्तान आर्मी की फायरिंग से नहीं डर रहे। इस फायरिंग से बहुत से लोगों की जान चली गई है, फिर भी नहीं डर रहे। पुलिस ने लाठियां बरसाई, गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया, लेकिन पीछे नहीं हट रहे हैं। पीओजेके में महाआंदोलन में छोटे छोटे बच्चे बेखौफ होकर सड़क पर निकल चुकी है। ये लोग सिर्फ अपना बुनियादी हक नहीं मांग रहे हैं बॉस, सस्ता आटा, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं। बदले में सरकार और आर्मी इन लोगों को गोली दे रही। ये लोग जब कह रहे हैं ना कि हमारा अधिकार हमको दीजिए, तो उनको गोली मारी जा रही है, नरसंहार किया जा रहा है, जेनोसाइड। पीओजेके के लोगों की आवाज दबाने के लिए मुनीर जनरल डायर बन गए हैं। आज 107 साल पहले जिस तरह जनरल डायर ने 79 लोगों पर गोलियां बरसाई थी, उसी तरह एक शोक सभा में शामिल कुछ लोगों पर पाकिस्तान आर्मी ने गोलियां बरसाई। इस गोलीबारी में 30 से ज्यादा लोग मारे गए। शहबाज मुनीर को इस बात का भी डर है कि पीओजेके के लोग इस आंदोलन से इंडिया में शामिल होने की तैयारी कर। आज पाकिस्तानी मीडिया में इस बात का भी जिक्र हो रहा है कि पीओजेके के लोग शहबाज मुनीर को अपना दुश्मन और भारत को अपना नया घर बता। पाकिस्तान और पीओजेके के बीच शुरू से ही आका और गुलाम जैसा रिश्ता रहा है। पाकिस्तानी सरकारें अपने फायदे के लिए पीओजेके को पानी, जंगलों और पहाड़ों और खनिज के इस्तेमाल करने से उन्हें रोकते रहे, लेकिन बदले में यहां के लोगों को गरीबी मिली है। वहां के तमाम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल पाकिस्तान करता रहा। पानी, जंगल, पहाड़, खनिज सब पाकिस्तान दोहता रहा है, और बदले में वहां के जो मूल निवासी हैं, जो लोग हैं, उनको क्या मिला है? गरीबी, बेरोजगारी, बदहाली मिली है। अब ये लोग अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इनको गोली मार दी जा रही है। जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC ने आज पीओजेके महाआंदोलन का ऐलान किया था। इसे रोकने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग शुरू की। इस हत्याकांड में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इसके अलावा 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। कई लोगों के गायब होने की भी खबर है, लापता हो गए हैं। JAAC के लीडर शौकत नवाज मीर का दावा है कि पाकिस्तानी आर्मी को JAAC के मेंबर्स को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए। दरअसल अक्टूबर 2025 में शहबाज सरकार और JAAC के बीच मुजफ्फराबाद एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें 38 मांगे सरकार के सामने रखी गई थी, जो अब तक पूरी नहीं हो पाई। वैसे भी पाकिस्तान में खूनी संघर्ष कोई नया नहीं है, इसका एक लंबा इतिहास है। इस बार भी बंदूक के दम पर आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पीओजेके को पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहां के जो आवाम है, वहां के जो लोग हैं, वो पीछे नहीं हट रहे हैं। इस बार पीओजेके की आवाज अब सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर तक नहीं है, अब यह आवाज ग्लोबल बन चुकी है। आज लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन से लेकर बर्मिंघम, मैनचेस्टर और ब्रेंटफोर्ड जैसे शहरों में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध किया। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों ने शहबाज सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके अलावा पीओजेके हिंसा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। ब्रिटेन की सत्ताधारी लेबर पार्टी के सांसद इमरान हुसैन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को फौरन हिंसा पर लगाम लगाने के साथ साथ मानवाधिकार के सम्मान की नसीहत दी। आज आपको पीओजेके के लोगों की उस मांग को भी जानना चाहिए जिसने इस आंदोलन में चिंगारी का काम किया है। एक तरफ पीओजेके के लोग दाने दाने को तरस रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुक्मरान और वहां के अफसर लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, और इसी वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। पीओजेके में एलीट प्रिविलेजेस से लोग नाराज हैं, और यह एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसमें पीएम, प्रेसिडेंट, मंत्री, अधिकारी और जजों को वीआईपी सुविधा दी जाती है। इन विशेष पैकेज और भत्ते को ज्यादातर नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का नाम दिया जाता है।
साल 2025-26 के बजट में अकेले गिलगित बाल्टिस्तान में 148 अरब 63 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया था और इसमें से 88 अरब 19 करोड़ रुपए नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि वीआईपी सुविधाओं के लिए तय किए गए थे। और इसी तरह 2024 में पीओजेके के कुल बजट में से 2300 करोड़ रुपए सब्सिडी पैकेज तय कर दिया गया। इसमें से करीब 1400 करोड़ रुपए वीआईपी सुविधाओं के लिए दिया गया। साल 2020 में पीओजेके के तत्कालीन प्रेसिडेंट के लिए 10 करोड़ रुपए की मर्सिडीज की कार खरीदी गई। यानी कि एक तरफ पीओजेके के लोग सस्ते अनाज और आटे की मांग कर रहे हैं, दाने दाने को तरस रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सत्ता में बैठे लोगों की मौत चल रही, पैसे फूंक रहे हैं वो, और इसी बात से लोग खफा है, नाराज। शहबाज और मुनीर की दूसरी चिंता इस बात की भी है कि पीओजेके के लोगों में अभी इतना गुस्सा है तो अगले महीने पीओजेके में चुनाव कैसे करवाए जाएंगे। लोगों का यह गुस्सा अगर वोट के रूप में बदल गया तो शहबाज की पार्टी इस बार चुनाव नहीं जीत पाएगी। आज आपको पीओजेके के चुनावी समीकरण के बारे में भी बताऊं। 27 जुलाई को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओजेके में विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। पीओजेके की विधानसभा में कुल 53 सीटें हैं, इसमें से 45 सीटों पर सीधे चुनाव होता है, जबकि 8 सीटें महिलाओं, तकनीकी विशेषज्ञों और धार्मिक विद्वानों के लिए रिजर्व। पीओके में विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। 2021 में पीओके विधानसभा चुनाव में इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने 45 में से 25 सीटें जीतकर सरकार बनाई। इसके बाद सरदार अब्दुल कयूम नियाजी प्रधानमंत्री बनाए गए थे। हालांकि अप्रैल 2022 में इमरान खान की सरकार गिर गई। इसके बाद पीटीआई ने ही सरदार तनवीर इलियास को नया प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन अप्रैल 2023 में एक केस में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद पीटीआई के ही चौधरी अनवरुल हक प्रधानमंत्री बने, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें पीटीआई से दूरी बना ली और एक स्वतंत्र नेता के रूप में पदभार उन्होंने संभाला। पीओजेके की विधानसभा में 12 रिजर्व सीटों का मुद्दा भी एक सियासी बवाल बन चुका है। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी का आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार इन 12 आरक्षित सीटों के जरिए अपने लोगों को बैकडोर से पीओजेके की विधानसभा में घुसाती है। इससे लोकल लोगों का प्रतिनिधित्व कम हो जाता है। शहबाज सरकार के विरोध में ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी कि जेएसी ने अपनी आवाज उठाई, जिससे पीओजेके के लोग जुड़ते चले गए और अब ये लोग शहबाज सरकार और मुनीर आर्मी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते। दूसरी तरफ देखिए कि शहबाज मुनीर को डर है कि इन आंदोलन को कहीं रोका गया तो कहीं पीओजेके उनके हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि भारत में मोदी सरकार के आने के बाद पीओजेके को भारत में शामिल करने की मांग उठने लगी।